Hi everyone, welcome back to my channel. So today we will be discussing about mechanism of MR contrast enhancement. In X-ray based modalities जैसे कि फ्लोरोस्कोपी, सीटी स्कैन, तो कंट्रास्ट मेनली रिलेटेड होता है एक फैक्टर से। किस फैक्टर से? कि कितना वो डिग्री ऑफ एक्सरे कितना एक्सरे को एटीन्यूएट कर पाएगा। अब एटीन्यूएशन किस बेसिस पे होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे। या तो फिर आप कॉन्ट्रास्ट डाल दीजिए, तो उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो भी एटीन्यूएट कर लेगा। तो एमआर इमेजिंग में जो कॉन्ट्रास्ट मैकेनिज्म है वो मल्टी फैक्टोरियल होता है और इसमें स्पिन डेंसिटी भी आता है, रिलैक्सिविटी डेट इज़ T1 to 2, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आती है और डिफ्यूज़न भी आता है, परफ्यूज़न भी आता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलैक्सिविटी की। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, पैरामैग्नेटिक जो आयंस होते हैं, वो रिलैक्सेशन ऑफ वाटर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वाटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, उनके रिलैक्सेशन को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बाय डाइपोल डाइपोल रिलैक्सेशन कर देते हैं। और इस फेनोमेनन के अंदर जिसमें एक्साइटेड प्रोटॉन्स अफेक्ट होते हैं बाय नियर बाय जो उसके अगल बगल में प्रोटॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं, उससे जब हमारा एक्चुअल एक्साइटेड प्रोटॉन्स अफेक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब आसपास से इन्फ्लुएंस हो जाना। आसपास के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर बहुत ज़्यादा, मान लो कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो और आसपास के बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं तो आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। सो दैट इज़ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अफेक्ट करता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिफ्यूज़न ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, जिसके कारण होता है क्या? रिलैक्सेशन। और द मोर एंड क्लोजर द वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच द पैरामैग्नेटिक आयंस, जितना ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अप्रोच करेगा पैरामैग्नेटिक आयंस को, उतनी ज़्यादा क्या होगी? रिलैक्सेशन। जैसे हम बात करते हैं गैडोलिनियम की। तो गैडोलिनियम एक रेयर अर्थ मेटल है ऑफ लैंथेनाइट ग्रुप, जिसकी एटॉमिक नंबर है 64। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है गैडोलिनियम का? 64। जो फ्री गैडोलिनियम आयंस होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं बॉडी में और एक्सक्रीट नहीं होते हैं बॉडी से। और जो एक बहुत ही स्पेशल बात ये है कि ये टॉक्सिक भी होते हैं। जो फ्री गैडोलिनियम आयंस है वो टॉक्सिक भी होता है, इसीलिए गैडोलिनियम आयंस को कंबाइन करते हैं हम चिलेट्स के साथ, जैसे कि DTPA। ठीक है, DTPA के साथ हम कंबाइन करते हैं, जो कि क्या करता है? जो कि रैपिड और टोटल रीनल एक्सक्रीशन कॉज करता है। जो गैडोलिनियम है ये कॉज करता है दोनों T1 एंड T2 रिलैक्सेशन दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, दोनों का रिलैक्सेशन करवा देता है ऑफ द टिश्यूज़। जहाँ पे भी गैडोलिनियम एक्यूमुलेटेड होगा वहाँ पे का T1 और T2 दोनों को घटा देगा गैडोलिनियम, और मतलब रिलैक्स कर देगा, नॉट घटा देगा, इट्स रिलैक्स कर देगा। तो T1 रिलैक्सेशन बढ़ गया है, जिसके कारण क्या होगा? ब्राइट सिग्नल आएगा T1 वेटेड इमेजेस में। आप फिगर 10.1 में देख सकते हो यहाँ पे। अगर गैडोलिनियम चिलेट्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं एक्सेस में, एक थ्रेशोल्ड लिमिट से भी ज़्यादा अगर एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? डार्कनिंग होने लग जाएगा T1 इमेजेस का। ठीक है, फिगर वो भी मैं फिगर में दिखा दूँगी। जो T1 इफ़ेक्ट है गैडोलिनियम के ऊपर, वो ज़्यादातर यूज़ होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। T2 इफ़ेक्ट गैडोलिनियम का क्या कराता है? T2 वेटेड इमेजेस में रिडक्शन इन सिग्नल करवाता है, और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और क्लिनिकली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप फिगर में देखो, आपने क्या किया है? गैडोलिनियम डाला है और फिगर 1, फर्स्ट फिगर में देखो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन और सिग्नल इंटेंसिटी का ग्राफ है। प्री कॉन्ट्रास्ट देखो टाइम डिफरेंस कितना कम है, सिग्नल इंटेंसिटी डिफरेंस कितना कम है, लेकिन पोस्ट कॉन्ट्रास्ट देखो डिफरेंस कितना बढ़ गया। अगर डिफरेंस बढ़ गया तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट आपको अच्छा दिखेगा, है ना। टिश्यू और कॉन्ट्रास्ट के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा इन्हेंस होकर दिखाई देगा। यहाँ पे टिश्यू ए ने गैडोलिनियम ऑब्जर्व कर लिया है, जिसके कारण क्या हो गया? T1 इसका रिड्यूस हो गया है, और चूंकि T1 रिड्यूस हो गया है सिग्नल इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, चमकने लगेगा, है ना। और शॉर्ट टाइम ऑफ रिपीट पे जो सिग्नल है इंटेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखने लगेगा। यू कैन सी इट इन द फिगर, है ना। T1 वेटेड, यहाँ पे आप देखो 1, जहाँ पे 1 मार्क किया गया है, T1 वेटेड पोस्ट कॉन्ट्रास्ट एक्सियल इमेजेस देखो, है ना। 1 क्या है? यूरिन है,
जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में गैडोलिनियम है, लेकिन टू में क्या है, मॉडरेट अमाउंट में गैडोलिनियम है, और 3 मार्क्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका गैडोलिनियम है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो हमने क्या पढ़ा था कि वो डार्क दिखने लगेगा। देखो यहाँ पे डार्क दिखने लगा है ना, काउजिंग द डार्कनिंग। तो हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। हाउएवर अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट, नॉट द रिलैक्सेटिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ससेप्टिबिलिटी। ये इनिशियली चूँकि ये वास्कुलर पेट से पास कर रहा है, जिसके कारण जो T2 वेटेड इमेजेस हैं उसका सिग्नल डिक्रीज़ हुआ था, ड्रॉप करता है ना गैडोलिनियम, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है एमआर परफ्यूजन स्टडीज़ में। तो ये बात याद रखना कि जब T2 वेटेड, बिकॉज T2 वेटेड का क्या कर रहा है, सिग्नल डिक्रीज़ कर रहा है, तो वहाँ उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग एमआर परफ्यूजन में यूज़ करते हैं इस चीज़ को। थोड़ी सी हम लोग गैडोलिनियम के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 64 होता है। ये होता है पैरामैग्नेटिक एजेंट, ठीक है, और ये T1 और T2 दोनों को रिड्यूस करता है जहाँ पे भी ये एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो शॉर्ट TR पे क्या होगा, चमक जाएगा, जो टिश्यू है वो चमक जाता है। इंक्रीज सिग्नल दिखता है आपको T1 वेटेड पे, और रिड्यूस्ड सिग्नल यानी नेग्लिजिबल सिग्नल दिखता है किस पे, T2 वेटेड पे। ये बात ध्यान में रखना। डोज कितना देते हैं, 0.1 मिलीमोल पर केजी। अगर आपका 50 किलो वज़न है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 5, तो 5 मिलीमोल पर केजी, 5 मिलीमोल आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे है मीडियन लेथल डोज यानी LD50, इसका 6 to 50 मिलीमोल पर केजी होगा। एडवर्स रिएक्शन 3 to 5% है, और ये ओस्मोलैलिटी आयोनिक अगर हम बात करें तो मैग्नेविस्ट, और नॉन आयोनिक ओमनी स्कैन और प्रोहांस ये भी है। फिर हम बात करते हैं गैडोलिनियम चिलेट्स की नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।